उल्टा इस तरह से। मान लो आप यहाँ से चल रहे हैं तो 9 8 7 6 4 इस तरह से। अगर आप यहाँ से हैं तो 6 5 4 3 2 1 12 11 इस तरह से। अगर आप 11 पर हैं तो 11 10 9 इस तरह से। ये आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है, ठीक है। तो देखिए लीडिंग के लिए आप कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी का उल्टा चलेंगे। और लैगिंग के लिए कैसे चलेंगे आप, क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना है, लैगिंग के लिए क्लॉकवाइज, लीडिंग के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। जैसे मैंने ये आपका एक बोतल ले लिया और मैं कहूँ कि आप करंट लीड करिए, करंट को लीड कराइए 90 डिग्री, ठीक है। तो करंट को लीड कराने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के उल्टे, तो ऐसे करके चलेंगे तो कहाँ, यूँ करके। तो ये करंट हो गई लीडिंग में। अगर मैं वोल्टेज ऐसे ले लूँ और आपसे कहूँ कि भाई करंट को लेग कराइए, करंट लेगिंग, तो लेगिंग के लिए घड़ी की तरह चलना है, तो घड़ी की तरह लेगिंग, लेगिंग मतलब क्लॉकवाइज, तो घड़ी की तरह इस तरह ही चलेंगे। और 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री तो ये बन गया आपका। तो ये करंट क्या कर गई, लेग कर गई। क्यों, मैं आपसे कहूँ इस तरह से करंट है और वोल्टेज लीड कराइए 90 डिग्री, तो आप वोल्टेज का आपको लिखना है और लीड करना है। तो लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा ना, यूँ करके एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के उल्टा। तो देखिए ये इस तरह से आ गया, ये वोल्टेज और 90 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है। इसी तरीके से मैं आपको कहूँ कि ये करंट है, ठीक। और मैं आपसे कहूँ वोल्टेज ड्रॉ करिए, तो वोल्टेज ड्रॉ कैसे करेंगे आप, और वोल्टेज में कहूँ आपसे लेग कराइए, तो लेगिंग के लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज इस तरह से चलेंगे आप। अगर मान लीजिए ये 7 8 9 इस तरह से, तो ये आपका वोल्टेज आ गया 90 डिग्री पे, और ये वोल्टेज लेग कर रहा है। तो पता चल गया लेगिंग लीडिंग कैसे है। तो अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ, आपको रेजिस्टेंस में तो कोई टेंशन ही नहीं है कहीं भी। पहला देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक वोल्टेज और एक करंट। आप पहले किसी को भी ड्रॉ कर दें, चाहे वोल्टेज को ड्रॉ करें चाहे करंट को ड्रॉ करें, पहले वोल्टेज कर दें बाद में करंट कर दें, चाहे पहले करंट कर दें बाद में वोल्टेज कर दें, पहले किसी को ड्रॉ कर दें बाद में किसी को भी कर दें। रजिस्टर में तो कोई टेंशन ही नहीं, और किसी भी डायरेक्शन में कर दें, किसी भी डायरेक्शन में, और किसी को भी पहले। तो सपोज इसी डायरेक्शन में मैंने ऐसा कर दिया, वोल्टेज को पहले, तो करंट साथ में आ गई, बात ही खत्म, उसमें टेंशन ही नहीं है। अब आपका इंडक्टर है, तो इंडक्टर में सपोज मैंने पहले वोल्टेज ड्रॉ कर दिया, तो इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉ कर दिया, अब करनी रह गई करंट। तो इंडक्टर में करंट क्या होती है, लेग करती है, ये हमें याद रखना है। और लेगिंग का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, ये अगर 3 पर हैं तो आप 4 5 6 इस तरह से जाएंगे, तो ये हमारी करंट आ गई 90 डिग्री, लेग कर गई, ड्रॉ कर दिया। सपोज करो मैं पहले करंट को लेता, मैंने मान लीजिए करंट ले लिया इंडक्टर के केस में। ये इंडक्टर क्या चल रहा है, अभी पहला रेजिस्टेंस केस हो गया, अब इंडक्टर। तो इंडक्टर में सबसे पहले मैंने करंट ड्रॉ कर दी, तो अब मुझे किसको ड्रॉ करना है, वोल्टेज को, वोल्टेज रह गया। और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, और वोल्टेज लीड करता है, तो लीड का मतलब ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलूँगा, ऐसे करके उल्टा घड़ी की सुई कर, तो ये मेरा वोल्टेज आ गया 90 डिग्री। तो देखो इंडक्टर के लिए चाहे ये बनाऊँ चाहे इस तरह से बनाऊँ, सेम है। ऐसे कैपेसिटर, अभी कंफ्यूज हो रहा होगा तो कैपेसिटर में देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में मैं सबसे पहले मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉ कर लेता हूँ, तो वोल्टेज ड्रॉ कर दिया, रह गया करंट ड्रॉ करना। और करंट क्या करता है, इसमें लीड करता है, ध्यान रखना, करंट लीड करता है। और लीड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसी ना, 3 से 2 2 से 1 1 से 12 उल्टी चलना। तो ये मेरा करंट आ गया और 90 डिग्री का, तो एक कैपेसिटर के लिए हो गया। अगर मैं पहले करंट ड्रॉ करता, सपोज भाई दो चीज़ें होती हैं, तो वोल्टेज है करंट, तो पहले मान लो मैंने करंट ड्रॉ कर दिया, बाद में वोल्टेज करता हूँ, तो करंट तो हो गई ड्रॉ। अब वोल्टेज ड्रॉ करूँ तो वोल्टेज क्या करता है कैपेसिटर में, लेग। और लेग के लिए क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह चले, 3 से 4 4 से 5 6 क्लॉकवाइज चलना है बिल्कुल घड़ी की तरह। तो ये वोल्टेज आ गया लेग। दोनों तरीके से ही आप बना सकते हैं, चाहे पहले वोल्टेज ले लें चाहे पहले करंट ले लें।
ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पहले पहले, क्योंकि जब सर्किट हमारा सीरीज या पैरेलल बन जाएगा कई सारे कंपोनेंट, तो जो कॉमन होता है हम पहले उससे ड्रॉ करते हैं जो कॉमन होता है। जैसे सीरीज में आपका इस तरह से कंपोनेंट जुड़ गए, तो सीरीज में हमारे पता है कि करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है, इसका अलग इसका अलग इसका अलग। तो करंट कॉमन है, करंट सबके लिए सेम है, तो सीरीज सर्किट के लिए करंट कॉमन है, सीरीज के लिए करंट कॉमन होती है, तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती। तो हम सबसे पहले करंट को लेंगे जो कॉमन है, वोल्टेज को नहीं लेंगे। और पैरेलल सर्किट अगर हमारा आ गया, मान लीजिए रेजिस्टेंस है या इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो इसमें करंट डिवाइड होगा, इसकी अलग इसकी अलग इसके अलग, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। कॉमन क्या है? वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो हम ड्रॉ करेंगे जो कॉमन होगा वो वोल्टेज। तो इसलिए कभी पहले करंट ड्रॉ करते हैं, कभी पहले वोल्टेज ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया हो कि वेक्टर डायग्राम कैसे डिनोट करते हैं। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक वोल्टेज, दूसरा करंट। ठीक है, पहले चाहे वोल्टेज ड्रॉ कर दें चाहे करंट ड्रॉ कर दें, दूसरा बाद में कर लें। अगर पहले मैंने वोल्टेज ड्रॉ कर दिया तो अब क्या करना है? करंट ड्रॉ करना है। ठीक है, या पहले करंट ड्रॉ कर दिया तो फिर वोल्टेज ड्रॉ करूँगा। अब क्या वो लाइन कहाँ जानी है दूसरी? मान लो ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो वोल्टेज, तो अब दूसरी लाइन कहाँ जानी है? ऐसे जानी है, ऐसे जानी है, ऐसे जानी है, ऐसे जानी है, या ऐसे जानी, कहाँ? तो वो हमें पता होना चाहिए कि 90 डिग्री होता है, लेकिन लेग होता है या लीड होता है। तो पहले पता करेंगे कि लीड करना है या लेग, और फिर लीड लेग कैसे होता है ये पता होना चाहिए कि लीग एंटी क्लॉकवाइज, लेग क्लॉकवाइज। दोबारा से इसको रिपीट देखना, 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के फिर से देख लें। चाहे कैपेसिटर था, मैंने वोल्टेज पहले ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब जब वोल्टेज ड्रॉ कर दिया तो करंट ड्रॉ करनी है, और करंट क्या होती है? लीड, और लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आ गया। ठीक है, या सपोज करो मैंने पहले करंट ड्रॉ कर दी, करंट ड्रॉ कर दी, वोल्टेज ड्रॉ करना है, तो वोल्टेज कैपेसिटर में क्या करता है? लेग, और करंट करती है लीड, ध्यान रखना। तो जब करंट तो ड्रॉ हो गई, करंट का तो छोड़ो, लीड वीड, वोल्टेज ड्रॉ करना है, वोल्टेज करता है लेग, लेग का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से 12 1 2 3 बिल्कुल क्लॉक की तरह करना है। तो ये आ गया। तो देखो, चाहे पहले करंट लो चाहे वोल्टेज लो, सेम ही आ रहा है। चाहे पहले वोल्टेज लेके कर लो, मान लो मैंने पहले वोल्टेज ले लिया, तो अब मुझे पता है करंट ड्रॉ करनी है, तो करंट क्या करती है? लीड, तो मुझे लीड करना है, तो लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वही 3 से 4 से बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चलना है। घड़ी इस तरह से चलती है, हमें ऐसे चलना है, तो इस तरह से चले, करंट आ गई। तो देखो सेम ही आ गया, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह इसका हो गया ये। अब आता है हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज में। तो सीरीज में मैंने आर और एल जोड़ दिया, ठीक है, आर और एल जोड़ दिया। तो देखिए इन पे वोल्टेज हो जाएगा डिवाइड, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इस पे अलग वोल्टेज, इस पे अलग वोल्टेज। तो सपोज इस पे वी आर वोल्टेज कर दिया, एल पे वी एल वोल्टेज कर दिया, करंट सेम है। जब करंट सेम है तो हम क्या करेंगे? जो कॉमन होता है वो लेते हैं। मैंने अभी इसलिए तो सब समझाया था ताकि कॉमन वाला ले लें। तो आइए कॉमन वाला ले लेते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले करंट को ड्रॉ कर लिया एक डायरेक्शन में जो इसमें कॉमन है, ठीक। अब मुझे वोल्टेज ड्रॉ करना है, तो देखो वोल्टेज वी आर तो करंट के साथ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो कोई टेंशन है ही नहीं, जहाँ करंट वहाँ वोल्टेज, बस सिंपल एकदम। तो करंट के साथ वोल्टेज आ गया, बात खत्म हो गई, वी आर। अब वी एल करेगी, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है? लीड, और करंट इंडक्टर में लेग, ये याद रखना है। तो वोल्टेज लीड कर रहा है, पता चल गया। अब हम ये इस तरह से था, लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ लिख दूंगा, लीड का मतलब एंटी, और एंटी का मतलब क्या है? घड़ी का उल्टा। तो घड़ी तो ऐसे चलती है ना, 3 से 4, 4 से 5, 6 बजते, लेकिन उल्टा चलाएं, 3 से 2 बजाए, 2 से 1, फिर 12, तो उल्टा। तो ये आ गया आपका वी एल। तो देखो वी एल भी ड्रॉ हो गया, वी आर भी ड्रॉ हो गया, ठीक। अब इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालना है, वी एल और वी आर का, और इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझते हैं आप? इस वी एल से एक लाइन खींचनी है वी आर के रेस्पेक्ट को पैरेलल, ऐसा करके, ठीक है। अगर नहीं दिख रही हो तो मैं थोड़ा डार्क कर लूँ, इस तरह से डॉटेड लाइन खींचनी है, और वी आर से वी एल के बिल्कुल पैरेलल में,
और ये जहाँ कटती हैं वहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट निकल कर आ जाता है, वो ये है रिजल्टेंट हमारा, जो रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट क्या है हमारा, वी है, क्योंकि वी के ही तो टुकड़े हो रहे थे भाई, डिवाइड जो हो रहा है वो यही वोल्टेज तो हो रहा है, थोड़ा इधर थोड़ा इस पर, कुछ वोल्टेज इस पर कुछ वोल्टेज इस पर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वी होगा, तो रिजल्टेंट आ गया वी। ठीक, तो ये है मेन वोल्टेज और ये थी आपकी मेन करंट। करंट तो सेम ही है सर्किट में, तो इस करंट और इस वोल्टेज के बीच में आ गया एंगल ये फाई, जो कि साफ दिखाई दे रहा है 90 से छोटा है, 90 डिग्री से ये एंगल छोटा है। दूसरा, आपका सर्किट कैसा है, इंडक्टिव है। इंडक्टिव क्यों है, क्योंकि करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, 90 डिग्री तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है इंडक्टिव होगा ही, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। तो ये फेजर डायग्राम बन गया इसका, और कुछ नहीं है। वी आर कितना होगा, देखो वी आर कितना होगा, आई आर, ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी आर ओम्स लॉ है, वी एल आई एक्स एल, आई से इसके रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई, आई से इसके रिएक्टेंस की मल्टीप्लाई एक्स एल की। और जो टोटल वोल्टेज है बी इक्वल टू, वो क्या होगा, तो देखो आपका ये वी आर था, ये वी एल था, रिजल्टेंट वी आ गया, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा, अब मैं आपको समझाऊँ। ये यहाँ से यहाँ तक VL है, इसको देखते हैं। देखो ये आपका यहाँ से यहाँ VL था, और इसी के ही पैरेलल में VR से यहाँ तक खींचा, तो ये भी क्या है, VL। याद रहेगा, ये BL के बराबर ही तो है, तो ये है आपका VL, और ये है आपका VR, और ये है आपका V। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये बन गया ट्राइंगल समकोण, और ट्राइंगल में ये क्या हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर या नॉर्मल, और ये क्या हो गया आपका, ठीक है, हाइपोटेनस। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपका नॉर्मल या परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट लग जाएगा। या हिंदी में कह लें तो कड़ का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और कड़ का वर्ग हटा दूं तो इधर अंदर रूट हो जाएगा। तो ये कड़ जो है आपका, ये कड़, ये बी है, तो v इज इक्वल टू कड़ यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट, आधार क्या है हमारा VR, तो VR का स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस लंब कितना है यहाँ से 90 डिग्री पे VL, तो VL का वर्ग। आगे समझ में नहीं आया, दोबारा से कर ले रहे हैं, दोबारा से कर ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज में करंट कॉमन है, करंट ले लिया, कॉमन ले लिया जो मैंने, वोल्टेज बताऊंगा। अब देखिए VR रेजिस्टेंस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, जहाँ वोल्टेज वहाँ करंट, जहाँ करंट वहाँ वोल्टेज, में कोई टेंशन नहीं है। तो बिल्कुल करंट के साथ में ही VR रेजिस्टेंस आ जाएगा, बस दोनों साथ साथ आएंगे, ठीक। अब इंडक्टर पे VL आना है, तो VL क्या करता है, लीड, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, और लीड का मतलब होता है एंटी, और एंटी का मतलब समझ लो उल्टा। तो अब ये 3 बज रहे हैं, तो 3 से 2 बजाओगे, 1 बजे 12 उल्टे चलोगे, तो यहाँ पर आ गया VL। तो ये VL और VR। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम बनाना, यानी एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो पैरेललोग्राम कैसे, एक पैरेलल लाइन ऐसे और एक पैरेलल लाइन ऐसे, और ये जहाँ मिल गई वो आपका रिजल्टेंट आ गया। और रिजल्टेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है B होगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट B होगा, क्योंकि B के तो पार्ट हुए थे ये और ये, तो ये रिजल्टेंट आ गया, एंगल आपका जो भी बना। अच्छा ये 90 डिग्री पर हमारा, क्योंकि ये 90 डिग्री था बिल्कुल इस तरह से, तो बिल्कुल सीधा खींचा है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से यहाँ तक VL है, तो यहाँ से यहाँ तक भी VL हो गया ये। अब ये VL है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका VR, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका V। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो ये V इज इक्वल टू जो होगा, V का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये थ्योरम पढ़ी है स्कूल में, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का प्लस, और स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा। बस इसका स्क्वायर यहाँ से हटा दिया तो यहाँ अंडर रूट लग गया। तो वापस आके देख लें, वही चीज़ हो गई कि V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, फिर V इज इक्वल टू VR की वैल्यू IR स्क्वायर तो ऐसी रहेगा, और VL की जगह IXL स्क्वायर ऐसी रहेगा,
अब देखो यहाँ भी आई स्क्वायर है, यहाँ भी आई स्क्वायर है, दोनों का आई स्क्वायर कॉमन लिया, दोनों से आई स्क्वायर निकाल दिया, और जब आई स्क्वायर बाहर जाएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का अंडर रूट आई हो जाएगा। भाई आई स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, आई बाहर आ गया, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ऐसे रहा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ऐसे रहा, v इज इक्वल टू आई। ये हो गया आपका इम्पीडेंस, ये हो गया इम्पीडेंस। देखिए सीरीज सर्किट में आते ही इम्पीडेंस आ जाता है, इम्पीडेंस जेड होता है, जेड की यूनिट ओम होती है, जेड की यूनिट ओम होती है इम्पीडेंस। तो v इज इक्वल टू आई, दैट ये इम्पीडेंस हो गया। इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी हो गई, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अब फेज एंगल, तो फेज एंगल जो फेज बना था इसके बीच में ये फाई, इसके नहीं देख लें तो टेन लगा लें, बहुत सिंपल है, टेन से ज़्यादा बेटर है। तो टेन फाई इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा आधार, वो तरीका पढ़ा ना हमने, लाल बटा काका, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब कितना है परपेंडिकुलर बी एल, तो वी एल लिख दिया, अपॉन आधार कितना है बेस आपका वी आर, तो वी एल अपॉन वी आर। ठीक है, वी एल अपॉन वी आर रख दिया, और वी एल इज इक्वल टू कितना आई एक्स एल, और वी आर इज इक्वल टू कितना आई आर, आई से आई कट गया, एक्स एल अपॉन एक्स आर आ गया। ठीक है, तो ये टेन फाइव की वैल्यू आ गई एक्स एल अपॉन आर। अब फाइव इज इक्वल टू, जब फाइव इज इक्वल टू करेंगे टेन इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो टेन इनवर्स और ब्रेक एक्स एल अपॉन आर, बस एंगल निकल आया। पावर वही वी आई रख के सिंपल हो जाएगा, ये कौन सा है मैं नहीं है। अच्छा, एक होता है पावर फैक्टर, ध्यान रखना पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। पहले तो इसे याद कर लो, पावर फैक्टर यानी कोस फाई, पावर फैक्टर मतलब कोस फाई, पावर फैक्टर कोस फाई। अब कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, तो कोस के लिए क्या है, लाल बटा कका में आधार बटा कण होता है, आधार बटे कण, यानी ऊपर आधार नीचे कण, मतलब आधार यानी बेस और नीचे हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस फाई, तो देखिए कोस फाई के लिए बेस क्या है, ये बेस है यानी आधार है, और ये लंब है यानी परपेंडिकुलर या नॉर्मल जो भी, और ये कण है यानी हाइपोटेनस। तो देखिए कोस फाई के लिए बेस, तो बेस क्या है वी आर अपॉन कण यानी हाइपोटेनस क्या है आपका वी। ठीक है, तो नीचे वी आ गया यानी वी आर अपॉन वी, और वी आर इज इक्वल टू कितना है आई आर, और v इज इक्वल टू कितना है आई जेड, तो आई जेड, आई से आई कट गया, आर अपॉन जेड आ गया। तो वैसे भी याद रखना कोस फाई यानी पावर फैक्टर कोस फाई आर अपॉन जेड, पावर फैक्टर यानी कोस फाई आर अपॉन जेड। तो पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें, दोबारा से देख लेना, और प्रॉब्लम आएगी तो जूम पर कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा चीज़ आ गई, क्या है आपका आर सी, आर और सी सीरीज में जोड़ दिया, तो आर और सी जोड़ दिया तो वही वोल्टेज लगाया, आर पे वोल्टेज आ गया, सी पे वोल्टेज आ गया, क्यों, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो इस पे अलग वोल्टेज, सीरीज में करंट सेम रहती है, ऐसी आ गई। तो इसका फेजर डायग्राम देखना थोड़ा सा, इसका डायग्राम में जो बारिश आ गई थी थोड़ी, तो पानी से सब खराब हो गया है, चलो वो तो मैं बता ही दूंगा बीसी। तो डायग्राम हम बना ही लेते हैं, सीधा सीधा सिंपल है। देखिए दिखाई तो दे रहा है ना, ये थोड़ा इधर करना, कॉमन क्या है इसमें, करंट है, तो कॉमन सबसे पहले मैंने करंट ले ली आई। ठीक, अब आर और सी, तो वी आर और वी सी, तो वी आर क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज है, करंट के साथ में होगा, नो टेंशन, बस करंट के साथ में वोल्टेज, ये तो हमेशा करंट के साथ में रहता है, या करंट इसके साथ रहती है, कोई टेंशन नहीं है। अब सी में जो वी सी वोल्टेज है, तो वी सी हमेशा लेग करता है, लेग, और लेग का मतलब होता है क्लॉक, घड़ी के अनुसार। तो क्लॉक घड़ी के अनुसार कैसे चलेंगे, 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, तो ये आएगा नीचे को आपका वी सी। ठीक है, सी सही से बना दूं, ऐसे वी सी आ गया, 90 डिग्री पर रखेंगे बिल्कुल। अब पैरेललोग्राम वही बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे करके चलेंगे, और ये भी ऐसे चलेंगे, और दोनों जहाँ मिल जाएंगे वो आपका क्या मिलेगा, मेन वोल्टेज। तो ये आपका मेन वोल्टेज आ गया यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या था आपका वी आर जो पहले ड्रॉ करा था, और ये क्या है आपका इसके बराबर, तो ये वी सी हो गया। तो ये वी सी है, ये वी है, ये वी आर है,
तो बस, और ये आपका एंगल मान लीजिए हमने कोई फाई जो 90 डिग्री, कोई 90 पूरा था, ये छोटा कोई। अब सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आ गए, तो ये तो फेजर डायग्राम बन गया। अब सब चीज़ वहीं से आ जाएगी। सबसे पहले वी आर तो वही आई आर, वी सी आई एक्स सी, कोई टेंशन नहीं है। वी इज इक्वल टू क्या होगा, जो वी इज इक्वल टू है, क्योंकि ये कड़ है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है बस। और फिर बी आर की वैल्यू आई आर और बी सी की वैल्यू आई एक्स सी। आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और आई स्क्वायर जब कॉमन लिया हमने, और आई स्क्वायर का अंडर रूट आई हो गया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आई, और ये हो गया z। ये z की जगह रख दी, इसकी जगह z रख दिया, ठीक है। ये z की वैल्यू हो गई। दूसरा tan फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या है आपको पता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है इसमें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लंब तो ये है, तो लंब बी सी है, और आधार कितना है वी आर, तो वी सी अपॉन वी आर, और बी सी की वैल्यू आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई से आई कट गया तो कितना हो गया एक्स अपॉन आर। फिर जब फाई इज इक्वल टू करेंगे तो टेन इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स और एक्स सी अपॉन आर। तो ये हमारा एंगल निकल आया, जो एंगल हमारा ये बना था, जो एंगल ये बना था कितना डिग्री है, तो डिग्री एंगल निकालने के लिए। फिर पावर तो P इज इक्वल टू वी आई, और वी आई की वैल्यू वही वी एम साइन ओटी आई एम साइन ओटी जो पहले पुराने तो उससे निकाली थी, ठीक है। और पावर फैक्टर, फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर ध्यान रखें। पावर फैक्टर तो क्या है, कोस फाई। पावर फैक्टर होता है कोस फाई, और कोस फाई वही आधार पर टक्कर, तो आधार में वी आर अपॉन बी जो पुराना था, और वही वी आर का आई आर, वी आर इजिकल टू आई आर, और वी इजिकल टू आई जेड, आई जेड, आई से आई कट गया आर अपॉन जेड, तो यानी कोस फाई आर अपॉन जेड आ गया, ठीक। तो ये हो गया आर सी। अब तीनों साथ मिलेंगे, आर एल और सी तीनों साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है तो वो है हमारा ये, ठीक है। आर एल सी सीरीज सर्किट, आर भी है, एल भी है, सी भी है। थोड़ा सा खराब हो गए, पानी आ गया था, बारिश हो गई थी। मैं इधर बना देता हूँ, ध्यान से देखने का है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। कॉमन क्या है इसमें, करंट, ठीक है। वोल्टेज तो चूँकि सीरीज है, इस पर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज अलग, एल पे वोल्टेज अलग, सी पे वोल्टेज अलग, तो जो कॉमन है वो मैंने सीरीज में ले लिया करंट आई, ठीक। चलिए, अब रेजिस्टेंस और वोल्टेज तो सेम रहेगा करंट के साथ ही, ये आ गया वी आर, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का नाम हो गया वी आर। अब वी एल, वी एल क्या करेगा, लीड, और लीड का मतलब एंटी, ठीक है। तो एंटी का मतलब उल्टा चलना घड़ी के अलावा, 3 से 2 बजाने, 2 के बाद 1 बजाना, 12 बजाने, है ना, उल्टा उल्टा चलना है बिल्कुल। तो ये आ गया मेरा वी एल 90 डिग्री पर। अच्छा, वी सी क्या करता है, लैग करता है, तो लैग का मतलब क्लॉक, क्लॉक का मतलब घड़ी के साथ, क्लॉक वाइज जो घड़ी चलती है, तो 3 से 4, 4 से 5, 6 ऐसे बजाते हैं, ठीक है। तो अब वी सी क्या है, लेग, लेग का मतलब क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज का मतलब आपको क्लॉक वाइज चलना है ऐसे करके, यानी 3, 4, 5, 6, तो ये 90 डिग्री पे बिल्कुल इस तरह से आपका वी सी आ गया, ठीक है। ये अब इसमें कई सारी कंडीशन है, तो बन गया फेजर डायग्राम। अब ये दोनों वी एल और वी सी आपस में जस्ट अपोजिट हैं, और दोनों एक दूसरे से माइनस करेंगे। अब माइनस अगर दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगा, भाई ये और ये बराबर है, दोनों 0 हो जाएगा कट के। और अगर छोटे बड़े हैं तो माइनस होके जो बचे। 3 कंडीशन है इसकी, ठीक है। आर एल सी की 3 कंडीशन है। तो पहला स्टेप 1 यानी बी एल बड़ा है, यानी एक्सएल बड़ा है, वी एल ही एक्सएल बड़ा है। तो सपोज करो आपका वी एल बड़ा है, यानी मान लीजिए एक्सएल बी सी आपका छोटा है, इतना सा है, खत्म करो, बी सी छोटा है, बी सी छोटा और वी एल बड़ा है, पहली कंडीशन। तो जब वी सी बी एल को करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, वी एल में से माइनस वी सी करेंगे, जाहिर सी बात है, बड़े में तो छोटा घटाएंगे, तो वी एल में से आपने वी सी घटा लिया। सपोज करो ये इतना सारा कट गया, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक निकाल के मैंने फेंक दिया, ये बी सी के बराबर था इतना, यहाँ से यहाँ तक बी सी के बराबर थे, कट गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आया वी एल माइनस वी सी आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आपके पास वी एल वी सी माइनस वी सी आ गया, ये दोनों का माइनस करके। भाई इतने में से जो वी सी अपोजिट था इसलिए माइनस हो रहा है, अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो इसलिए आपस में कटेंगे।
तो VL बड़ा था, BC छोटा है, तो इतने बड़े में से इतना छोटा BC निकाल दिया। जब ये कैपेसिटिव वोल्टेज निकाल दिया हमने, तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक जो बचा, ये VL माइनस BC, VL माइनस और यहाँ से यहाँ तक BC, तो ये बचा। अब इसके पैरेलल यहाँ से लिया और यहाँ से VR लिया, ठीक है, VL माइनस BC और ये VR, इन दोनों पैरेलल जो लिया वो जो आया वो आया हमारा V वोल्टेज, ये हमारा V है, ठीक है, और ये हमारा VR है। और ये जो हमारा कितना था, जो पहले लाइन खींची यहाँ से तक, VL माइनस BC, तो तीनों चीज़ मिल गई, ये एंगल। अब निकाल लेंगे आप, भाई V निकालना है मुझे, ये वाला V, तो पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ध्यान देना, इसका स्क्वायर VR का स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी VL माइनस BC का स्क्वायर, VL का स्क्वायर नहीं, BC का स्क्वायर नहीं, बल्कि इस पूरे माइनस का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, वो देखो वही वैल्यू पुटअप करी होगी, VR स्क्वायर माइनस VL माइनस BC का स्क्वायर, तो VR की जगह IR आ गया, यहाँ IXL आ गया, यहाँ XC आ गया, I कॉमन ले लिया, I स्क्वायर कॉमन लिया और I स्क्वायर का अंडर रूट I हो गया जो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इक्वल टू IZ। ये आपकी जो वैल्यू आई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये Z हो गया। यानी अगर मैं आपसे कहूँ Z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इम्पीडेंस, Z मतलब इम्पीडेंस, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, बस सिंपल Z की वैल्यू आ गई। tan फाई, तो tan फाई वही लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, तो tan फाई लंब कितना ये है, आधार ये है, क्यों, तो लंब कितना है VL माइनस BC और अपॉन VR, तो ये अपॉन ये लंब बटे आधार, तो VL माइनस BC अपॉन VR, तो VL माइनस BC अपॉन VR और VL BC की वैल्यू रख दो, IXL IXC IR, I सबकी कॉमन लेके कट गई, तो XL माइनस XC अपॉन R आ गया। तो फाई जब इधर करूँगा तो tan इनवर्स हो जाएगा XL अपॉन XC में अपॉन R, बस बात खत्म। cos फाई क्या हो गया आपका, VR अपॉन V, क्यों, क्योंकि cos फाई क्या है आपका, आधार बटा कण होता है, आधार बटा कण है ना, आधार बटा कण, तो आधार कितना है आपका, ये है VR और कण कितना है आपका V, ठीक है, तो VR अपॉन V और V के जगह IR, इसके जगह IZ, I साइड करिए R अपॉन Z आ गया, तो cos फाई R अपॉन Z, ये मैंने cos फाई R। और सर्किट जो है आपका इंडक्टिव है, क्यों, क्योंकि VL बड़ा था, जब VL बड़ा है तो XL भी बड़ा होगा और VL XL बड़ा है तो क्या है, सर्किट इंडक्टिव है। अब दूसरा स्टेप, VL छोटा हो जाए, ठीक है, दूसरा स्टेप है हमारा VL छोटा हो जाए, तो कर लो VL छोटा, है ना, मान लीजिए उल्टा हो गया, ये सर्किट तो बना ले पहले, करंट कॉमन, ठीक है, VR साथ में रहेगा, वो इसके VL क्या होगा, लीड यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, BL छोटा इस बार, और कैपेसिटर लेग मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी 3 4 5 6 बड़ा कर दिया आपकी बार। अब चूंकि बिल्कुल जैसा अपोजिट है तो घटेंगे, तो ये VL इतना सा, इसमें से इतना सा माइनस कर दिया, यहाँ ये BL के बराबर पार्ट ले लिया, ये जो पार्ट था ये VL के बराबर पार्ट ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचा, VC माइनस VL, क्योंकि पूरे VC में से इतना माइनस VL कर दिया। अब इसके पहले एक लाइन ली, इसके पहले एक लाइन ली, तो ये मेरा आ गया V, जो रिजल्टेंट V है, और ये मेरा VR था, और ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है मेरी क्या है, VC माइनस VL, क्यों, क्योंकि इसके बराबर, इसके पैरेलल ही तो थी ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये VC माइनस VL, VC माइनस VL है, VR है। अब यहाँ से V की वैल्यू निकालूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम से, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये क्या है, VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें फिर वही चीज़, इसका स्क्वायर, फिर इनकी वैल्यू रख दी, IR IXL I बाहर निकाल दिया, तो ये बचा, और ये Z हो गया, ये Z की वैल्यू आ गई, और tan फाई वही ये अपॉन ये जो उसका है, और इस तरह से tan फाई आ गया, फिर cos फाई भी वही अपॉन में ट्रिग्नोमेट्री करके R अपॉन Z आ गया, ठीक। अब स्टेप आपका सॉरी ये वाला था, V इज इक्वल टू
वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स सी माइनस एक्सएल है, पहले एक्सएल माइनस एक्स ही था क्योंकि एक्सएल बड़ा था, अब एक्स ही बड़ा है तो ये आ गया। अब कॉमन लिया और सर्किट कैपेसिटिव हो गया क्योंकि वी सी बड़ा हो गया तो सर्किट कैपेसिटिव हो गया। अब थर्ड कंडीशन है जब ये दोनों बराबर हों। थर्ड कंडीशन मतलब बराबर हो। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है ना। तो वही करंट तो कॉमन ले ली। ठीक है, अब मैंने वी एल और वी सी सपोज करो बराबर ले लिया तो वी एल वी सी तो कट के ज़ीरो ही हो गया, ख़त्म भी कहानी। जब वी एल और वी सी ख़त्म हो गया तो बचा क्या, जो वी आर था वही बचा। भाई यहाँ पे वी आर तो आ गया, करंट ली, वी आर लिया, वी एल वी सी सब ऐसे ही ले लिया, लेकिन वी एल वी सी बराबर है तो आपस में कट गए, बचा क्या, वी आर। तो वी जो आया मेन वोल्टेज आपका जो अप्लाइड वोल्टेज वो किसके बराबर आया, वी आर के। अब फॉर्मूला वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई जेड, और वी आर का आई आर, तो जेड इजिकल टू आर, बस सिंपल है। ठीक है, देख लो इसमें वी क्या है, वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी स्क्वायर होगा ना, वही दोनों माइनस में और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो बराबर होके क्या होगा, वी एल माइनस वी सी बराबर, तो दोनों जीरो हो गया और जीरो होके वी आर स्क्वायर बचा खाली, और वी आर स्क्वायर का क्या हो गया, अंडर रूट के वी आर, तो जेड इजिकल टू आर आ गया। 10 फाइव में भी वही वी एल माइनस वी सी तो ज़ीरो हो जाएगा, बस ज़ीरो हो गया। ऐसे कोस 5 में आपका वी आर अपॉन वी जेड होता है, क्या होता है, वी आर अपॉन वी, और इसमें वी आर और वी इजिकल टू क्या है आपका, वी आर, तो वी आर अपॉन वी आर ही हो गया। भाई वी आर अपॉन वी होता था, वी इजिकल टू वी आर है तो वी आर 1 आ गया पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर 1 हो गया। अब ये कंडीशन रेजोनेंस कहलाती है, जब आपका वोल्टेज करंट एक साथ आ जाए। ठीक है, वोल्टेज और करंट एक साथ आ जाए, ये कंडीशन रेजोनेंस है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, जब वोल्टेज और करंट एक साथ आ जाए। ठीक है, यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस कुछ ना हो। ठीक है, जहाँ वोल्टेज वहाँ करंट। तो देखो ये करंट थी और जो मेन वोल्टेज है आपका अप्लाइड वोल्टेज वो करंट के साथ में आ गया क्योंकि दोनों तो कट गए, तो मेन वोल्टेज बी आर ही बचा और ये साथ में आ गया, तो फेज डिफरेंस 0 बचा, जो कि अभी हमने बताया अभी फेज डिफरेंस 0। तो इसे रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखो रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस व्हेन द सर्किट फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, है ना, करंट जो है वो वोल्टेज के साथ में हो। अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी, जब ये दोनों बराबर हो ना, एक्सएल और एक्सी, तो फिर रेजोनेंस की कंडीशन यही तो है आपका, ये बराबर हो, बी एल और बी सी बराबर हो। और बी एल और बी सी का मतलब क्या है, देखो बी एल और बी सी आप कह रहे हैं बराबर हो, तो वी एल का फॉर्मूला क्या है, आई एक्स एल, और बी सी का फॉर्मूला आई एक्स सी,